नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इससे पहले का प्रीवियस लेक्चर भी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फेज़ ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल की अलग अलग फेज़ होती है। सेल साइकिल की जो फेज़ होती है, इंटरफेज़ होती है और एम फेज़ होती है। इंटरफेज़ में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, और इंटरफेज़ को क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं। जिस प्रकार से हमारा कुछ भी काम होता है ना, सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है उसी चीज़ की तैयारी करने में, वो है हमारे इंटरफेस। वैसे सेल साइकिल भी इंटरफेस में क्या लेती है, सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि हम क्या कर रही है, प्रिपरेशन का काम कर रही है इंटरफेस में। जबकि उसमें क्या होता है, उसमें क्या था, एम फेज़ में, ये उसका काम कर रही थी, सिर्फ डिवाइड हो रही थी। और सबसे ड्रामेटिकली फेज़ कौन सी थी, एम फेज़ थी। ठीक है, वो हम लोगों ने कल देख लिया था कौन सी फेज़ कौन सी है। एम फेज़ के भी हमने दो टाइप देखे थे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, है ना। न्यूक्लियस के डिवीजन में भी हम लोगों ने कितने फेज देखे थे, 4 फेज देखे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, फिर और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम क्या, इंटरफेज को डिटेल में। इंटरफेज का भी हमने S1 G1 S एंड G2 फेज देख लिया था। S1 फेज, G1 फेज देखेंगे हम अब। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम S फेज। ठीक है, G1 फेज क्या है, इंटरफेज सबसे पहले हम G1 फेज देखेंगे। और अभी इससे पहले हम कौन सा फेज देखते हैं, इंटरफेज को क्यों रेस्टिंग फेज बोलते हैं, इंटरफेज को क्यों प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगाती है, कौन से ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम लगता है। ठीक है, ये सब कुछ हम किस में देखेंगे, इंटरफेज में। ठीक है, अब देखेंगे हम इंटरफेज, लार्जेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। जैसे बताया ही था, लार्जेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की। सेल साइकिल में ये है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल की जो सबसे ज़्यादा टाइम लगाने वाली फेज है ना, ये जी फेज है। ठीक है, इंटरफेज है। और ये थोड़ा टाइम लगाने वाली एम फेज है ना। जी फेज के भी ये क्या क्या है, अलग अलग है। ये जी फेज, एस फी है, उसके इंटरफेस के भी, सॉरी जी कह रहे हैं सबसे, G1 S G2। ठीक है, फिर उसके बाद आता हमारे पास क्या बोलते हैं उसका नाम, कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद आता हमारे पास साइटोकाइनेसिस। इस प्रकार से आते हैं। ठीक है, हमारे पास है ना। फिर अब देखेंगे हम कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, उनके बारे में आगे फर्दर। ठीक है, अब देखिए, इट टेक्स 95%। अब देखा, जितना बड़ा वो गोला बनाया था, तो 95% क्या लेती है, इंटरफेस टाइम लेती है अपने, क्योंकि यहाँ क्या कर रही है, प्रिपरेशन का काम कर रही है, इसीलिए 95% टाइम लेती है। 95% बोलने का मतलब है कि 24 घंटे होते हैं ना एक दिन में। ठीक है, 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे में से 23 घंटा यही लेती है पूरी। ठीक है, और ह्यूमन का सेल कब डिवाइड होता है, ह्यूमन का सेल डिवाइड होता है 24 घंटे में। ठीक है, और 24 घंटे में से 23 घंटे इंटरफेज लेती है, क्योंकि ये प्रिपरेशन करती है। और इसको रेस्टिंग फेज क्यों बोलते हैं, रेस्टिंग फेज इसलिए बोलते हैं, ये मेटाबॉलिकली तो यहाँ एक्टिव होती है, लेकिन यहाँ क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। यहाँ किसी चीज़ का डिवाइड नहीं होता, यहाँ सब चीज़ का डुप्लीकेशन ये सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, रेस्टिंग फेज बोला। During this phase, the cell does not divide but prepare for itself for division। ठीक है, ये क्या करती है, यहाँ डिवाइड तो नहीं करती है, लेकिन आगे के लिए क्या हो जाती है, प्रिपेयर करती है खुद को, कि मैं ऐसा सब कुछ काम कर लेती है पहले ही। उसके बाद ये डिवीजन के लिए क्या होती है, फ्रीली रहती है, कि बाद में तब, ताकि मैं फ्री हो पाऊँ। जैसे हम सब काम क्या कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं, कि हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, कैसा कुछ भी बैग की पैकिंग करनी जब हम ट्रिप में जाते हैं। उसी प्रकार से जो सेल डिवीजन में ये इंटरफेस होती है ना, ये भी प्रिपरेशन का काम करती है। ठीक है, फिर देखेंगे इन दिस फेज सेल इज मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस फेज में ना मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब होता है इसमें सबसे ज़्यादा काम किया जाता है। जैसे डुप्लीकेशन, RNA, वो सब चीज़ का जो डुप्लीकेशन होता है ना, वो किस में होता है, इंटरफेज में होता है। इसमें क्या क्या होता है, इंटरफेज के अंदर तो एस फेज आता है, इसमें DNA का डुप्लीकेशन होता है, RNA बनता है, ATP बनता है, प्रोटीन बनता है, सब कुछ किसके अंदर बनता है, हमारे पास इसके अंदर बनता है, इंटरफेस के अंदर। इसीलिए कैसे होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक है, और जबकि इन दिस फेज इज रेस्टिंग फेज बिकॉज द सेल डज नॉट डिवाइड ड्यूरिंग द मेटाफेज फेज। इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं हो पाता है,
इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। प्रिपरेशन तो कर लेता है लेकिन डिवीजन नहीं कर पाता फर्दर, ठीक है। और इसी में देखिए इन दिस फेज इंटरवल फेज बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव फेज। अब देखेंगे टू कंसेक्यूटिव फेज के बीच में कैसा ये इंटरवल होता है। ये अब सबसे पहले आती है जैसे इंटरफेज आती है ना, फिर आती है एम फेज, फिर उसके बाद और इंटरफेज आती है, फिर एम फेज, फिर इंटरफेज, एम फेज, ऐसे कैसी आती है एक के बाद दूसरी, एक के बाद ये कैसे थी फिक्स इंटरवल के बाद आती है। जैसे इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, टू कंसेक्यूटिव, हाँ क्या बोलते हैं उसका नाम, एम फेज के बीच की होती है ये आई इंटरफेज, ठीक है। टू कंसेक्यूटिव आई फेज के बीच होती है एम फेज, और टू कंसेक्यूटिव एम फेज के बीच होती है इंटरफेज, ठीक है। और एम फेज इनके बीच में होती है, इन दो के बीच में होती है एम फेज, और आई फेज एम और एम, ठीक है। एम फेज और एम फेज के बीच में होती है। इसीलिए ये दोनों कैसे होती है, एक दूसरे के कंजुगेटिव के बीच में रहती है, ठीक है। कंजुगेटिव एम फेज और जो इंटरफेज ये है ना, इट इज द इंटरवल फेज बिटवीन द कंजुगेटिव एम फेज। दो एम फेज, कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे ये एम है, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा इंटरफेज आएगा, फिर दोबारा क्या आएगा एम फेज आएगा, तो मतलब ये क्या कंजुगेटिव है ना। फिर अब देखेंगे हम इंटरवल फेज, सॉरी इंटरफेज। इंटरफेज के कितने टाइप होते हैं, इंटरफेज का सबसे पहला होता है G1 फेज, फिर होता है S फेज, फिर होता है G2 फेज, ठीक है। इनको हम फर्दर किया था हम लोगों ने क्या, इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस के भी हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ लिए थे, G1, S और G2 फेज। अब देखेंगे हम G1 फेज के बारे में। G1 फेज कैसा फेज है, G1 फेज में सब फेज है ना, इंटरफेस का सब फेज है, ठीक है G1 फेज। और जो G1 फेज है वो बहुत लार्जेस्ट फेज है, मतलब सब फेज में सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, G1 फेज होता है। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिल जो होते हैं यहाँ क्या होता है, सिंथेसिस होता है, यहाँ डुप्लीकेशन होता है, यहाँ प्रिपरेशन होता है, सब चीज़ का, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिल का क्या, ठीक है। G1 फेज में, G1 फेज को क्या बोलते हैं, प्री सिंथेसिस फेज बोलते हैं। इसको प्री सिंथेसिस फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से ही सिंथेसिस होने लगती है, ठीक है। ये इसको पोस्ट माइटोटिक फेज ही बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि याद होगा आपको पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों बोलते हैं, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। जैसे आई फेज है ना, आई फेज में क्या होता है, G1 फेज होता है, S फेज होता है, फिर कौन सा फेज आता है, G2 फेज आता है, फिर हमारे पास M फेज आता है, फिर हमारे पास G1 फेज आता है फिर से, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। पोस्ट मतलब उससे पहले, G1 फेज से पहले कौन सा आता है, M फेज आता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं, है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम किसके बाद ये कैसी होती है, लार्जेस्ट सब फेज ऑफ द इंटरफेस। ये इंटरफेस में से सबसे लार्जेस्ट फेज होती है, सब लार्जेस्ट सब फेज ऑफ इंटरफेस। जो इंटरफेस के जितने भी सब फेज थे, 3 सब फेज थे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। और जो G1 फेज में से, G1 फेज का जो सब फेज है ना, इंटरफेस का जो सब फेज G1 फेज है ना, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। इट टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस में ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। इंटरफेस के 3 फेज बताए थे, ठीक है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। जो G1 फेज है ना, सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है ये। इंटरफेस में वैसे मतलब ये कि 95% तो लगता है ये, लेकिन उनमें से भी 95% में से भी सबसे ज़्यादा टाइम का लगता है G1 फेज में, ठीक है। अब देखेंगे हम इवेंट्स ड्यूरिंग G1 फेज, ठीक है। इसके इवेंट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ होती है G1 फेज में, कि जो G1 फेज में होती है, किस चीज़ का सिंथेसिस होता है, किस चीज़ का डुप्लीकेशन होता है, क्या इसकी ग्रोथ होती है, सब चीज़ के बारे में यहाँ जो भी चीज़ होती है, ठीक है। अब देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ ग्रोथ होती है, ठीक है। द साइज इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। साइज इंक्रीज का मतलब होता है कि सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है, मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनील डुप्लीकेट, यहाँ जितनी भी सेल ऑर्गेनील होती है यहाँ डुप्लीकेट होती है, ठीक है। सेल ऑर्गेनील से क्या समझते हो आप, मतलब ये कि माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ डुप्लीकेट होगा, ATP यहाँ बनेगी, और RNA यहाँ बनेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ क्या, यहाँ डुप्लीकेट हो जाती है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें, ठीक है, यहाँ डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती है। प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन यहाँ बनेगा, और फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या, RNA। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ वो RNA। सबसे पहले होता है हमारे पास DNA, ठीक है, DNA से बनता है हमारे पास RNA से बनता है हमारे पास क्या, प्रोटीन, ठीक है। तो DNA से प्रोटीन बनेगा, DNA से प्रोटीन बनेगा, उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। और RNA से DNA से RNA बनेगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, और
RNA से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, है ना। अब देखेंगे हम सिंथेसिस ऑफ ATP, यहाँ ATP का भी बनना होता है, और यहाँ सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का भी बनना होता है। न्यूक्लियोटाइड से आप क्या समझते हैं? न्यूक्लियोटाइड मतलब DNA, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से मतलब न्यूक्लिक एसिड बनती है ना न्यूक्लियोटाइड से मिलकर। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं ना, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या चीज़ होती है? एक तो RNA होता है, एक DNA होते हैं। जो RNA होता है वो कम स्टेबल होता है, जबकि DNA कैसे होता है? मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि DNA के पास क्या होता है? एक तो थाइमिन ग्रुप रहता है DNA के पास, ठीक है, जबकि RNA के पास क्या होता है? यूरेसिल होता है, अगर आपको याद होगा। और उसके पास क्या होता है? जो RNA होता है ना, उसके पास OH ग्रुप भी रहता है सेकंड कार्बन पे, ठीक है, जबकि DNA के पास क्या होता है? ऑक्सीजन डिलीट रहता है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी बोलते हैं, ठीक है। जो सेकंड ग्रुप पे ऑक्सीजन रहता है वो डिलीट हो जाता है, और जो सेकंड ग्रुप पे जब ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है ना, तो इसका मतलब होता है उसके पास क्या आ गई? स्टेबिलिटी आ गई। और जो भी चीज़ हो ना भाई, मतलब हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है ना कुछ भी चीज़। ऐसा तो नहीं चाहता ना कोई व्यक्ति, कोई कुछ भी आदमी और कोई ऑर्गेनिज्म ये नहीं चाहता ना कि मैं अनस्टेबल रहूँ, सब चाहते हैं ना कि मैं स्टेबल रहूँ। वैसे ही भी जो DNA होता है वो भी स्टेबल होना चाहता है, इसलिए ये ऑक्सीजन को सेकंड कार्बन से हटा देता है, डीऑक्सी कर देता है, ठीक है। और वो तो बहुत अच्छी भी बात है। और अब देखेंगे हम सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ अमीनो एसिड का सिंथेसिस भी होता है। अमीनो एसिड से मिलकर क्या क्या चीज़ें बनती है? प्रोटीन बनता है ना, अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं। चेन ऑफ अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं हमारे पास क्या? प्रोटीन, ठीक है ना। फिर देखेंगे आप सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अब देखेंगे आप DNA की यहाँ रिपेयरिंग होती है। DNA का सिंथेसिस कहाँ होता है हमारे पास? DNA का सिंथेसिस होता है हमारे पास G1 फेज में, S फेज में, सॉरी, DNA का सिंथेसिस होता है S फेज में, इसीलिए S फेज को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ DNA का क्या होता है? रिपेयरिंग होती है। मतलब यहाँ DNA में अगर कुछ भी गलती, क्योंकि जस्ट इसके बाद S फेज आएगी ना, तो मतलब ये कि सब कुछ काम कर दिया ना G1 फेज ने, ताकि S फेज में जाते ही DNA का क्या हो जाए? डुप्लीकेशन हो जाए। इसीलिए यहाँ DNA का क्या होगा? रिपेयरिंग होगी। मतलब पहले से देखेंगे जरा कि ये सही है या गलत है, कुछ भी चीज़ होती है। मतलब हम लोग एग्जाम से जाने से पहले हम ये करते हैं ना कि ये करेक्ट होगा, हम ऐसा लिखेंगे, वैसा करेंगे, ये सब कुछ प्रैक्टिस। वैसे ही क्या करती है G1 फेज भी एक प्रकार का प्रैक्टिस करती है, और ये रिपेयरिंग का काम करती है। इसलिए रिपेयरिंग का काम करती है कि ये DNA ठीक है या नहीं है, क्योंकि अगर किसी DNA में म्यूटेशन आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ क्या हो जाता है कि म्यूटेशन जितनी भी आती है वो यहाँ करेक्ट हो जाती है, ठीक है, म्यूटेशन करेक्ट हो जाती है कहाँ? G1 फेज में, जो DNA में आने वाली है, ठीक है। और यहाँ रिपेयरिंग होती है किसकी? DNA की रिपेयरिंग होती है यहाँ DNA की, ठीक है।